नमस्कार। आप तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं इस वाद विवाद प्रोग्राम में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हैं और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिंदी प्रचारिणी सभा के बारे में। हिंदी प्रचारिणी सभा, खासकर जो लोग हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं उनको भली भांति ज्ञात है कि इस सभा के कार्य क्या हैं। और ये खुशी की बात है कि इस सभा की एक अध्यक्षा नियुक्त हुई हैं, श्रीमती रोहिणी रामरूप जी। और अगर हम देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से तो पहली बार एक महिला हिंदी प्रचारिणी सभा की अध्यक्षा पद संभाल रही हैं। तो ये खुशी की बात है, हमारे साथ आप जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्ते, धन्यवाद उमा जी। हाँ, तो आप हमें बताएं श्रीमती रोहिणी रामरूप जी, जब आप इस पद के लिए नियुक्त हुई तो आपको क्या महसूस हुआ? खासकर जब हम लोग देखते हैं तो पहली बार इस पद पर एक महिला को चुना गया है। जी हाँ, सच्ची बात है। पहली बार एक महिला प्रधान के रूप में वहाँ पर आई है। मुझे खुशी हुई। मुझे लगा कि हो सकता है अभी हिंदी प्रचारिणी सभा के प्रति मेरा कुछ आभार और प्रकट करना है, क्योंकि जानते हैं मेरा जन्म ही हुआ मोताइलोंग गांव में। जब से मैंने होश संभाले मैं हिंदी प्रचारिणी सभा को जानती हूँ। मेरी प्राथमिक तथा माध्यमिक हिंदी पढ़ाई वहीं से हुई और मैं काफ़ी प्रभावित हुई हिंदी प्रचारिणी सभा से, क्योंकि आज जो भी हूँ मैं वो हिंदी प्रचारिणी सभा ही की देन है। ऐसा हुआ, बचपन में मैं अपने ननिहाल जाया करती थी, तो वहाँ मेरे नाना जी जो थे तो वे हिंदी प्रचारिणी सभा के बारे में बात करते थे। मेरे मामा जी भी हिंदी प्रचारिणी सभा के बारे में बात करते थे। तो उनकी बातें ऐसा लगा जैसे कि मेरे दिमाग में बैठ गई थी। और वे काफ़ी, दोनों पिता पुत्र, मेरे नाना और मेरे मामा जी दोनों काफ़ी सेवा की उन लोगों ने हिंदी प्रचारिणी सभा की। जैसे कि मेरे नाना जी मुख्य दाता रहे वहाँ के, और मेरे मामा जी हिंदी अध्यापक थे। उन्होंने हिंदी पढ़ाई वहाँ पर हिंदी प्रचारिणी सभा में काफ़ी दिनों तक। हमारे मामा जी कार्यकारिणी समिति के एक सदस्य भी रहे। वे निस्वार्थ भाव से वहाँ सेवा प्रदान करते रहे और हिंदी का जो महत्व है उसके बारे में हमें नाना जी समझाते रहे। तो हमारी रुचि बढ़ी उनसे हिंदी पढ़ने के लिए। और जब आया कार्यकाल का समय, मुझे जब चुनना पड़ा कहाँ पर मैं कौन सा कार्य मैं लूँगी, अपने जीवन में चुनूँगी, तो मुझे हिंदी अध्यापन अच्छा लगा। मैं उसी क्षेत्र में गई। काफ़ी दिनों तक मैंने हिंदी अध्यापन किया। फिर मिनिस्ट्री में निरीक्षिका के रूप में गई। उसके बाद जब अवकाश प्राप्त किया तो मुझे हिंदी प्रचारिणी सभा की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अभी उन लोगों को लगा होगा शायद, या जैसे मैं बोल रही हूँ थोड़ी सी ऋणी हूँ और वहाँ की तो अब सेवा में लगी हुई, वहाँ की सेवा में अभी लगी हुई हूँ मैं। तो जैसे हम जानते हैं कि हिंदी प्रचारिणी सभा जो है एक शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था है और ये इसका एक मोटो है, भाषा गई तो संस्कृति गई। ये मोटो क्यों चुना गया? जी देखिए, भाषा गई तो संस्कृति गई, ये सभा, हमारी सभा का आदर्श वाक्य है। इसके पीछे वो संस्कृति को बचाने का भाव है, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारे पूर्वज भारत से आए थे तो उन्हें कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था, फिर भी उन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहा था। इसलिए वो हिंदी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। और स्थापना के बारे में मैं बोलूँगी कि उसकी स्थापना हुई है मोताइलोंग गांव में। तो एक समय, जैसे मैंने इतिहास में यह बात पढ़ी, हिंदी प्रचारिणी सभा के इतिहास में यह बात पढ़ी कि एक समय ऐसा आया था जब सांस्कृतिक अस्थिरता फैलना आरंभ हो गया था। तो उस अस्थिरता को, संस्कृति को डूबने से बचाने के लिए
मोताइलोंग गांव के कुछ हिंदी प्रेमियों ने मिलजुल कर हिंदी प्रचारिणी सभा की स्थापना की ताकि हिंदी भाषा पढ़ाई जाए और उसी क्योंकि भाषा तो होती है संस्कृति की वाहिका, तो इसलिए उन्होंने हिंदी प्रचारिणी सभा की स्थापना की और 1926 में ये स्थापना हुई थी। आज तक हिंदी की पढ़ाई वहाँ पर हो रही है और हमारी संस्कृति को बचाया जा रहा है। काफ़ी बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और संस्कृति बची हुई है अगर हम बोलेंगे इसी माध्यम से। यानी इसकी स्थापना हम देखते हैं 1926 में। जी हाँ, 12 जून को हुई थी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। और इस साल जो है हिंदी प्रचारिणी सभा की 97वां जो है कैसे कहेंगे स्थापना दिवस आप लोग मनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम देखते हैं पीछे मुड़कर अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हिंदी प्रचारिणी सभा की स्थापना से पहले इसको ये नाम देने से पहले इसका कोई और नाम था। बिल्कुल, हाँ, इस पर हम चर्चा करना चाहते ही थे। देखिए, मैं अध्यक्षा बनकर गई हिंदी प्रचारिणी सभा में। इसी साल मुझे सभा से एक ऐसा दस्तावेज़ मिला। दस्तावेज़ क्या? एक विवरण पुस्तक जिसे हम मिनट्स बुक कहते हैं। तो उसमें मैंने एक विवरण पढ़ा जो कि लिखा गया था 8 नवंबर 1923 को। वो एक दिवाली का दिन था। हमने देखा कि काफ़ी सदस्य जुटे हुए थे और एक बैठक बुलाई गई थी। वो भी श्री सूरज प्रसाद मंगर भगत के यहाँ बैठक बुलाई गई थी और वहाँ पर पूजा, लक्ष्मी पूजा के बाद बातचीत हुई देश की स्थिति पर। उन लोगों को लगा था, ये विवरण के अनुसार मैं बता रही हूँ आपको, उन लोगों को लगा था कि कैसे बोलते हैं वो, फिर एक बार मैं बोल रही हूँ, सांस्कृतिक अस्थिरता फैली हुई थी पूरे देश में। तो उन लोगों को लगा कि उस समय संस्कृति को उन्हें बचाना है, कुछ करना चाहिए। इसके लिए उनको संगठित रूप में एक सभा बांधनी होगी। तो उन्होंने ऐसा किया था। उस समय उस सभा का नाम रखा गया था हिंदू संगठन सभा। और यह भी तय हुआ था कि उस सभा को जन्म दिया जाए, वहीं पर उसको बनाया जाए मोताइलोंग गांव में, फिर उसके बाद देश में फैलाया जाए। और ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ। और मैं बोलना चाहती हूँ, स्थापना होते हुए, इस सभा की स्थापना होते होते शायद 3 साल लग गए होंगे, क्योंकि एक विचार रखना किसी चीज़ को बनाने के लिए, फिर उसे कार्य रूप देना कुछ समय लग ही जाता है। विशेषकर उस समय जबकि काफ़ी गरीबी थी, तो उन लोगों ने, बाद में हमने सुना, पैसे इकट्ठे किए, कुछ दाता हुए, पैसे इकट्ठे किए और 3 साल बाद यानी कि 1926 में 12 जून को उन्होंने सभा की स्थापना की। और उस समय सभा की स्थापना जब हुई थी तो कैसे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ऐसे लापाई से बना देते थे ना, लापाई से। ये है पहली हमारी हिंदी प्रचारिणी सभा जैसी थी, ये है ऐसे। हाँ। यानी आप लोगों की ये प्रकाशित पंकज पत्रिका है, तो इसमें इसके बारे में काफ़ी जानकारी भी उपलब्ध है। अगर हम ये आपसे पूछें कि इस सभा को पहले तिलक विद्यालय नाम दिया गया था। जी, जब स्थापना हुई 1926 में, तो तिलक विद्यालय नाम ही से इसकी स्थापना हुई थी। इसके बारे में हमने सुना है कि वो भारत से लोकमान्य तिलक जी आए हुए थे यहाँ पर मंगर परिवार के यहाँ, तो उनके पीछे उन्हीं का नाम दिया गया तिलक विद्यालय। हमारी हिंदी प्रचारिणी सभा का प्रथम नाम था। उसके बाद सरस्वती विद्यालय नाम दिया गया। सरस्वती विद्यालय ये हिंदी प्रचारिणी सभा की एक शाखा है। अभी तक है वो पाठशाला, लेकिन वो क्रेव के गांव में है। हाँ, यानी ये सब अभी तक चल रही है वो पाठशाला। जी हाँ। तो जब हम हिंदी प्रचारिणी सभा के बारे में बात करते हैं तो जो है पंडित मंगर भगत का नाम पहले आता है। जी, उनके साथ कोई ऐसी जुड़ी हुई कहानी है? देखिए, जैसे हम बोलते हैं संस्थापकों में सूर्य प्रसाद मंगर भगत जी
प्रथम थे, प्रधान थे वे, हम बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं उन्हीं ने वो कैसे निर्देशन किया इस सभा की स्थापना का। और काफ़ी दिनों तक, जब तक वे रहे, आजीवन मंत्री रहे वे हिंदी प्रचारणी सभा के। और जब तक वे रहे हिंदी प्रचारणी सभा से लगे रहे वे, औरों को भी लाए और वे ही सेवा करते हुए, अध्यापक भी थे वहाँ पर, पढ़ाते थे। उनका काफ़ी योगदान रहा है। इसीलिए उनकी एक अर्ध प्रतिमा जो है हम देखते हैं सभा के प्रांगण में जी लगाया गया है। अर्ध प्रतिमा जो है वे भगत जी की नहीं है, वे सभा के मुख्य दाता श्री रामदास रामलखन जी की है। रामदास रामलखन जी ने अपनी सारी ज़मीन सभा को दान में दे दी थी, इसलिए उनकी अर्ध प्रतिमा वो लगाई गई है सभा के प्रांगण में। और हमेशा उनके प्रति आभार प्रकट करते रहते हैं, करते रहेंगे भी। जी। और अभी जो है ये सभा जैसे शुरू से हिंदी की परीक्षाओं का आयोजन करती आ रही है, और ये सब परीक्षाएं जो हैं मॉरिशस में नहीं बल्कि भारत से, वहाँ से सभी प्रश्न पत्र आते हैं। तो ये कैसे संपर्क हुआ और क्यों वहाँ से ये सब परीक्षाएं करने की व्यवस्था की गई? हाँ, देखिए ना, ये अच्छा प्रश्न आपने पूछा। सुबह ही मैं सोच रही थी इसके बारे में। ऐसा हुआ, जब सभा की स्थापना हुई तो जैसे मैंने बताया, संस्कृति को बचाने के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान मात्र अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे 1946 में, अभी हमने भगत जी का नाम लिया, उन्होंने ही हिंदी साहित्य सम्मेलन से संपर्क स्थापित किया और ये सब व्यवस्था हुई, परीक्षाओं की व्यवस्था हुई। 1946 से आरंभ होकर के आज तक हिंदी प्रचारणी सभा की परीक्षाएं परिचय से लेकर उत्तमा तृतीय खंड तक हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा ही कराई जाती है। शुरू में हम जानते हैं कि उत्तमा द्वितीय खंड तक ही पढ़ाई होती थी, परीक्षाएं होती थी जी। लेकिन अब कुछ साल से मेरे ख्याल से बिल्कुल मेरे ख्याल से 3 उत्तमा के हाँ। भाग में इसको विभाजित करने का विचार क्यों? देखिए, उत्तमा कक्षा जो है वो कैसे बोलते हैं, उसका पाठ्यक्रम जो होता है काफ़ी भारी होता है, काफ़ी, अब छात्रों को तैयारी करने में काफ़ी कठिनाई। और ऐसा होता है, वे छात्र जो तैयारी करते हैं, हमने देखा है प्रायः वे लोग उधर भी अंग्रेज़ी फ्रेंच में HSC या डिग्री करना आरंभ कर देते हैं। तो हमने सोचा उस सिलेबस को थोड़ा सा हल्का बनाएं, उस पाठ्यक्रम को, इसलिए हमने उसको 3 भागों में बांटा, उत्तमा प्रथम, द्वितीय और तृतीय खंडों में। यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा जो है प्रथमा या मध्यमा की परीक्षा नहीं दी, हिंदी प्रचारिणी सभा द्वारा आयोजित ये परीक्षाएं, अगर वो कॉलेज में है, फॉर्म 4 या फॉर्म 5 में उसने हिंदी की है, तो उसको उत्तमा की परीक्षा देने के लिए अनुमति है? हाँ, देखिए, अभी बहुत ही अच्छा प्रश्न, उचित प्रश्न अभी के लिए आपने किया हमसे। हम सोच रहे हैं इसी साल से हम ये छूट दे रहे हैं कि अगर बच्चे के पास वो उचित क्वालिफिकेशन जैसे बोलते हैं, जैसे अगर वो फॉर्म 2 पास है तो वो परिचय की परीक्षा दे सकता है। और दूसरी बात है, उम्र के हिसाब से भी अब हम देखते हैं, अगर कोई आता है वयस्क है, उसकी उम्र हो गई है, वो किसी प्रथमा परिचय या भाग लेना चाहता है तो उसे हम जाने देंगे, क्योंकि वो अलग से है। हाँ, लेकिन जो स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं, हिंदी की पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उनको जैसे कहते हैं, उनको आगे की परीक्षाएं देने की अनुमति है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो अभी के समय में हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं दिलचस्पी कम रखते हैं हिंदी भाषा में, तो इसके बावजूद आप लोग कैसे कहेंगे इसको संभाल पा रहे हैं? देखिए, हमने भी यह बात नोट की है कि बच्चों की संख्या, हिंदी छात्रों की संख्या घट रही है, लेकिन इसको संभालने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी की पढ़ाई के साथ साथ हम अन्य गतिविधियां भी जोड़ रहे हैं।
जैसे कि वो सांस्कृतिक कक्षाएं चलाना आरंभ किया है, और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम कैसे योग कक्षा है, वो नैतिक मूल्य पर बातचीत है, ये सब करते हैं। अनेक वो कैसे पेंटिंग है, प्रतियोगिताएं भी आयोजित कर रहे हैं ताकि बच्चों में हिंदी के प्रति रुचि जागृत हो। तो ये सब जहाँ पे ये हिंदी की पढ़ाई होती है, माने वहाँ पे ये सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ हिंदी प्रचारणी सभा में हम ऐसा कर रहे हैं। तो जैसे इस साल कैसे कहेंगे 97 हाँ वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। हाँ जी, इतना लंबा समय, काफ़ी लगभग अभी और 3 साल में 100 साल पूरा हो जाएगा। हाँ, तो अभी तक जो उपलब्धियां रही हैं उससे हम तो संतुष्ट हैं। आपकी बात को थोड़ा सा यहाँ पर और कुछ जोड़ना चाहेंगे। हाँ। अभी हमने जो चर्चा की आरंभ में, तो 100 साल इसी साल पूरे हो जाएंगे। वो जो उसको हम ऐसे यह रूप दे सकते हैं, हाँ। सभा की नींव संस्थापना, हाँ, न, क्योंकि वही 1923 23 में। हाँ। हाँ हाँ, उपलब्धियाँ हम बोल सकेंगे यही कि हाँ, काफ़ी बच्चे लाभान्वित हुए हैं हिंदी प्रचारणी सभा की पढ़ाई से। जैसे कार्य क्षेत्र हिंदी प्रचारणी सभा से जब उन्होंने वो पढ़ाई की तो काफ़ी लोग हिंदी अध्यापक बने और अनेक जगहों पर गए हिंदी से लाभ। और उपलब्धि वो संस्कृति की रक्षा भी हुई। अच्छे परिवार बने। हम ही तो बोलेंगे, अपने ही उदाहरण हम देंगे। अगर मैं हिंदी प्रचारणी सभा नहीं जाती, मेरा बचपन तो वहाँ बीता है। मैं देखती थी वहाँ पर रामायण पाठ चलता था, कथा, नाटक, गीत प्रतियोगिता, ये सब। और कैसे बैठकाओं में हमको सिखाया जाता है था संस्कार के बारे में, बड़े छोटों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना। तो मैं सोचती हूँ आज जो मेरा परिवार है, जो मैं हूँ, जहाँ पर हूँ, उसी हिंदी प्रचारणी सभा की देन है। और मेरे देखने में बहुत सारे लोग उससे फ़ायदेमंद हुए होंगे। तो बहन जी, आप हमें बताएं कि आप ये अध्यक्षा पद संभाल रही हैं, तो आप की भी कुछ भावी योजनाएं हैं, कुछ सोचा है? जी बिल्कुल, हमने सोचा है। कैसे बोल रहे हैं, सोचा है और आरंभ भी कर दिया है। कुछ नयापन लाने को सोचा है हमने। जैसे कि हमने यह बात अपने दिमाग में रखते हुए कभी एक काम किया है इसी साल। देखिए, हिंदी प्रचारणी सभा 1900 कैसे बोलते हैं 26 से चल रही है औपचारिक रूप से। तो हम देखते थे हमेशा हम ही लोग वयस्क लोग, जो लोग हैं, वही चलाते आ रहे थे, हिंदी प्रचारणी सभा को चलाते आ रहे हैं भी। अब भी इस साल मैंने एक युवा शाखा का गठन किया। उसमें उस शाखा मुझे याद है 4 मार्च को इस युवा शाखा का गठन हमने किया। और इस युवा शाखा में मैंने पूरे मॉरिशस से ये युवा सदस्यों की भर्ती की है, कि नियुक्ति की है, ताकि वे लोग अपनी सेवा पूरे मॉरिशस में प्रदान कर सकें और हमारे समाचार को पूरे मॉरिशस में फैला सकें। और गतिविधियों के बारे में जैसे मैंने सोचा है, ये तो नयापन लाने को सोच रही हूँ। जैसे हमको तो सहायता मिल रही है कई जगहों से, ये हिंदी की पढ़ाई के अतिरिक्त गतिविधियाँ चलाने का विचार है मेरा, ताकि जैसे बोल रहे थे बच्चों में रुचि, अभिभावकों में भी रुचि, वयस्कों के लिए भी हम कक्षा चलाने को सोच रहे हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग जब देखते हैं तो पहले जो है जहाँ पर हिंदी की पढ़ाई होती थी, वहाँ पर कैसे कहेंगे, मानव मूल्यों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। बिल्कुल। हाँ। तो अभी जो है जैसे हम केवल शैक्षिक दृष्टि पर विशेष रूप से कैसे कहेंगे ध्यान देते हैं। तो इसको बदलने का कुछ विचार है? हाँ, देखिए, जैसे मैंने कहा, अभी हाल ही से जब से मैंने वो पद संभाला है, मैंने वो संचालक हैं हमारे हिंदी प्रचारणी सभा की जो कक्षाएं चलती हैं, तो उनसे कहा है कि सुबह जैसे हम करते हैं ना, सुबह का जुटाव, मॉर्निंग असेंबली, उसमें मैंने कहा है कि हर सप्ताह बच्चों को कुछ न कुछ नैतिक मूल्यों के बारे में बताएं। और ये मैंने पूरे हमारी बैठकाएं चलती हैं वो पूरे मॉरिशस में, तो वहाँ का संचालन जो है हम पूरे देश के लिए हमने 22 निरीक्षक रखे हुए हैं। उनको भी मैंने यह संदेश दे दिया है कि अपने बैठकाओं में
नैतिक मूल्यों के बारे में भी चर्चा करें, बच्चों को नैतिक मूल्य प्रदान करें। हाँ, अगर आपके पास ये आंकड़ा है कि अभी मॉरिशस में कितने ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हिंदी की पढ़ाई हो रही है? जी, जो संबद्ध हमसे है हिंदी की पाठशालाएँ 252 हैं। 252 संस्थाएं जो हमसे संबद्ध हैं। इसके अलावा शायद और भी होंगे, लेकिन हमसे इतनी पाठशालाएं जुड़ी हुई हैं और संचालन हम करते हैं इन पाठशालाओं का। तो जो आप लोगों के साथ जुड़े नहीं हैं तो वे भी ये परीक्षाएं करती हैं? बिल्कुल करती हैं, सारी परीक्षाएं, जो सम्मेलन की परीक्षाएं हैं, जो जुड़ी हुई बैठकाएं नहीं है वे भी उनकी भी परीक्षा हम करवाते हैं। तो लगभग साल में कितने बच्चे इन परीक्षाओं में भाग लेते हैं? हाँ जी, जैसे अभी हमने देखा स्थिति कुछ अलग सी है, तो गत साल काफ़ी छात्रों ने 380 छात्रों ने प्रवेशिका परीक्षा में भाग लिया था। केवल प्रवेशिका के लिए, और 1154 छात्रों ने सम्मेलन की परीक्षाओं में भाग लिया था। यानी परिचय से उत्तम तृतीय खंड तक की। हाँ। यानी है दिलचस्पी कह सकते हैं जो मोटो आप लोगों ने रखा है, संस्कृति को बचाना है, भाषा को बचाना है। हाँ। तो ये कैसे कहेंगे, संतोषजनक है? बिल्कुल संतोषजनक है, क्योंकि मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि चलें हम देखें कि कितने बच्चों ने भाग लिया, वो मेरे ये संख्या जो है मेरे दिमाग में बैठ चुकी है। तो बहन जी, जैसे आप बता रही थी कि अभी जो है बच्चों की संख्या जो है बावजूद कम है, फिर भी हिंदी की पढ़ाई में दिलचस्पी है। बिल्कुल है जी। तो आप लोग जो है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित करी हैं। बिल्कुल। और जो कैसे शुरू में हम देखते हैं कि आप लोग पत्रिकाएं निकालती हैं। बिल्कुल। हाँ। जो पहला वो था मैगज़ीन। जी। हाँ। वो कौन सा था? हिंदी प्रचारिणी सभा। हाँ, देखिए, हिंदी प्रचारिणी सभा का मैगज़ीन ये वाला है, पंकज, एक त्रैमासिक पत्रिका है यह, अभी तक निकाली जाती है। इसके साथ साथ हम और एक निकालते हैं, हिंदी भवन संदेश, उसके द्वारा हम अपनी गतिविधियों की जानकारी देते रहते हैं जनता को। यानी 2 पत्रिकाएं हैं। हाँ जी। तो कैसे कहेंगे, इसके ज़रिए आप लोग अपना संदेश पहुंचा पाते हैं? संदेश पहुंचा पाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जैसे जो कुछ गतिविधियां होती हैं हमारे यहाँ, हम हिंदी भवन संदेश के द्वारा वो भेज देते हैं जनता तक। तो और ये भी बोलते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम स्वागत करेंगे अगर लेख मिलेंगे, क्योंकि इस साल हम एक विशेषांक निकालेंगे एक पंकज पत्रिका का। अगर लेख मिले तो स्वागत है। हाँ, कोई भी लिख सकता है। कोई भी लिख सकता है इसमें। कोई भी लेख या कोई विषय होता है? कोई भी लेख ले लेते हैं, लेकिन हिंदी में बिल्कुल। हाँ, ये तो हिंदी पत्रिका है। नहीं, एकदम लंबा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सीमा नहीं है शब्दों की। ठीक। तो बहन जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और हम आपको बधाई देते हैं। आप हिंदी प्रचारिणी सभा की अध्यक्षा हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो कार्य हैं वो जारी रहेंगे और आपने जो कैसे कहेंगे, आपके जो उद्देश्य हैं वे पूरा हो पाएंगे। ऐसी आशा है हमारी भी, और अगर सबका आशीर्वाद रहा तो हो जाएगा, प्रभु कृपा भी होगी तो चल जाएगा सब कुछ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में बुलाने के लिए, उमा जी। हाँ, तो धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते जी। जहाँ वाद विवाद कार्यक्रम के इस कड़ी को हम यही विराम देते हैं। एक अन्य प्रोग्राम के साथ आप लोगों के सम्मुख आएंगे। अभी के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।